हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके लिए लाए हैं एपीएस पीजीटी कॉमर्स इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो बेस्ड है आने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल के पीजीटी कॉमर्स के लिए, जो पार्ट बी है। और अभी हम कर रहे हैं इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो मिस मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। आपको बताना है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन बी टाइम रेफरेंस, ऑप्शन सी इक्वी मार्जिनल, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। आप ये एक तरीके से मॉक टेस्ट के जैसा लीजिए इसको, क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो शायद और बेटर होगा आपके लिए। मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको आंसर। देखिए, जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसके जो मूलभूत सिद्धांत है उनमें हम शामिल करते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट को, टाइम रेफरेंस को और इक्वी मार्जिनल। इन तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर ही अर्थशास्त्र के संबंध में विस्तृत व्याख्या की जाती है। मतलब ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से जानते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र जाना जाता है कैसे? ऑप्शन ए वैल्यू थ्योरी, ऑप्शन बी प्रोडक्ट थ्योरी, ऑप्शन सी प्रोसेस थ्योरी, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट थ्योरी। तो ये आपको सही ऑप्शन इसका बताना है। आप इसको मॉक टेस्ट के जैसा लीजिए, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है बार बार रिपीट करने की। आप इसको पहले खुद से ट्राई करिए, देखिए अगर आता है तो ठीक है, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें जो मेन बातें होती हैं वो मूल्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है इसको। एक व्यक्ति या एक फर्म के संबंध में मूल्य का निर्धारण माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु है इसके अंतर्गत किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों जैसे फर्म, उद्योग, व्यक्ति आदि के संबंधित समस्याएं, जैसे वस्तु के मूल्य निर्धारण की समस्या यानी प्राइस डिटर्मिनेशन की समस्या, फर्म के विकेंद्रीकरण की समस्या, फर्म के मजदूरी निर्धारण की समस्या आदि का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे इन सभी बातों का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे जो निकल के बात आ रही है वो ऑप्शन ए आ रही है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू थ्योरी की बात हो रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज वैल्यू थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किंग डिमांड कर्व अप्रोच रिलेटिंग टू। अब आपको बताना है यहाँ पे किंग मांग वक्र जो होता है इसका संबंध किससे होता है। ऑप्शन ए है फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी है फ्रॉम प्राइस इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी है फ्रॉम प्राइस रिगिडली और ऑप्शन डी है डबल प्राइस पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं किंग डिमांड कर्व अप्रोच, जिसको हम कहते हैं विसंकुचित मांग वक्र की अवधारणा, इसका जो दृष्टिकोण है, जिसके बारे में इसका जो प्रतिपादन किया गया है वो पाल एवं स्वीजी इन्होंने किया था। और किस वजह से किया था? क्योंकि इसको कीमत जड़ता या मूल्य के अलचीलेपन यानी प्राइस रिगिडिटी के संबंध में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत जड़ता या मूल्य के अलचीलापन जो था उसके बेसिस पे किया था। जब हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं तो ओलिगोपोली मार्केट में एक बार मूल्य निर्धारित हो जाने के पश्चात मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसकी संभावना कम होती है। इसे ही कीमत जड़ता या कीमत दृढ़ता कहते हैं। मतलब ये जो चीज़ है यही आपका किंग डिमांड अप्रोच कहलाता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है फ्रॉम प्राइस रिगिडिटी। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंडिकेट ए हायर एट्रैक्शन कर्व। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उच्चतर जो उदासीनता वक्र है वो क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन ए है मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी है ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन सी है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा जो उच्चतर उदासीनता वक्र है वो संतुष्टि के उच्चतर स्तर को दर्शाता है, जबकि निम्नतम उदासीनता वक्र संतुष्टि के निम्नतर स्तर को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट डिफाइन द नोशन ऑफ लगान। आपको बताना है कि आभास लगान की धारणा को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है।
ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है पिगू, ऑप्शन सी है मार्शल, ऑप्शन डी है रिकार्डो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्वासीरेंट है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, इसकी जो अवधारणा है उसको सर्वप्रथम जो है वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पहली बार डिफाइन किया था वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, और इस धारणा का प्रतिपादन मार्शल ने उन मूल्यों के जो उन साधन के मूल या पारिश्रमिक निर्धारण के लिए किया जिसकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और अल्पकाल में स्थिर साधनों जैसे मशीन द्वारा अर्जित आय का मार्शल ने आभास लगान कहा। मार्शल के शब्दों में आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है। तो द टर्म क्वासीरेंट विल बी यूज्ड इन द प्रेजेंट वैल्यू एज इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम मशीन एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन में बी मैन। तो ये मार्शल ने कहा था। तो जो आपका लगान आभास लगान की बात हुई थी, जो सबसे पहले लगान का जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था किसने? मार्शल ने। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, बाई व्हाट नेम इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट नोन। आप ब्याज के जो आधुनिक सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है द न्यूली स्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है हिक्स हेंसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल। तो किस नाम से जाना जाता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ा सा। जो ब्याज का आधुनिक सिद्धांत है उसको हम हिक्स और हेनन के ब्याज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्याज का जो सिद्धांत है वो उत्पादकता सिद्धांत अत्यंत ही प्राचीन है। इस सिद्धांत का समर्थन माल्थस जेबी से तथा प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वान थनन ने किया था। तो ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिक्स हेंसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड इज एक्सप्लेन्ड। डिमांड को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? ऑप्शन ए है विलिंगनेस टू परचेज, ऑप्शन बी है परचेज कॉन्सेंट, ऑप्शन सी है एबिलिटी टू पे, ऑप्शन डी है विलिंगनेस एंड कॉन्सेंट टू परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एडक्वेट परचेजिंग पावर। तो आप इसको ट्राई करिए, देखिए क्या होता है इसका राइट आंसर। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है। एक वस्तु की मांग तभी की जा सकती है जब उसको क्रय करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन हो और उस साधन के खर्च द्वारा उस वस्तु को क्रय करने की इच्छा हो। प्रोफेसर बेंसन ने मांग की परिभाषा इस प्रकार दी है, कैसे दी है वो समझिए। किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, बिलिंग होनी चाहिए, उसको पेमेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विलिंगनेस एंड कंसेंट टू परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एडक्वेट परचेजिंग पावर। तो डिमांड इसी को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है देयर इज ए रिलेशन ऑफ क्वासीरेंट। आप क्वासीरेंट का जो आभास लगान का संबंध किससे होता है? जस्ट अभी थोड़े 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्वासीरेंट के बारे में। जब प्रोफेसर मार्शल की मैंने बात करी है तो उन्होंने इसके बारे में बहुत क्लियर बोला है कि आभास लगान जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो वहाँ से ये बात निकल के आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है देयर इज ए सेक्शन रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। एक ऑडिटर को आप किस तरीके से अपनी फर्म से हटा सकते हैं, यानी एक ऑडिटर अंकेक्षक को हटाने से संबंधित कौन सा सेक्शन है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए सेक्शन 224 सब सेक्शन 8, ऑप्शन बी सेक्शन 224 सब सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 223 सब सेक्शन 5, ऑप्शन डी सेक्शन 223 सब सेक्शन 2। तो यहाँ पे भारतीय कंपनी अधिनियम यानी इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत अंकेक्षक को उसके पद से हटाने से संबंधित नियमों का उल्लेख अधिनियम की धारा समझ लीजिएगा सेक्शन 224 सब सेक्शन 7 के अंतर्गत किया गया है। किंतु संशोधित अधिनियम जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें यह सेक्शन 140 में किया गया है। तो सेक्शन जो अभी हमारा कंपनी एक्ट 2013 है उसमें इसका प्रोविज़न जो बना हुआ है वो है सेक्शन 140 में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं आपके एपीएस एग्ज़ाम में।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 224 सब सेक्शन 7। ये हमारा कंपनी एक्ट 1956 में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2001। तो यहाँ पे विकास, जो बीमा विकास एवं नियामक प्राधिकरण अधिनियम है, उसका जो वो जो एक्ट पारित हुआ था वो सबसे पहले पारित हुआ था सन 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो मैं आप ही के लिए लाया हूँ, तो उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी लाएंगे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।